Hello everyone. In this video, we are going to start the synonyms and antonyms. जिसकी जो भी बच्चे हैं 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी की प्रॉब्लम्स हैं। और चाहे आप लोग ड्रॉपर्स हैं, चाहे आप लोग फ्रेशर्स हैं, चाहे आपने इंग्लिश अपनी स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, या जो भी हैं अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। बट द थिंग इज़, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, जो हमने अभी तक फर्स्ट से लेकर 12th तक इंग्लिश पढ़ी होती है, और जो हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने कभी भी नहीं पढ़ी होती हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बॉयस्ट्रस। अब मुझे लगता है आप में से 95% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा बॉयस्ट्रस होता क्या है। लेकिन अगर मैं इसका जो कॉमन मीनिंग है वो अगर मैं बता दूं कि बॉयस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, नॉइजी या फिर एनर्जेटिक या फिर चीयरफुल, तो ये सभी को पता होगा। तो अभी तक चाहे इफ़ यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, इफ़ यू आर फ्रॉम इवन इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड और इंग्लिश मीडियम, किसी भी बोर्ड से हैं आप, मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा फ़िलहाल के लिए। तो आपको मीनिंग जो बॉयस्ट्रस नहीं पढ़ा होगा, बट क्या चीज़ पढ़ी होगी आपने, नॉइजी होता है, चीयरफुल होता है, ये चीज़ें सभी को पता होती हैं, एक्साइटेड भी कह सकते हैं आप लोग। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो कॉमन इंग्लिश हमने पढ़ी होती है उसमें यही डिफरेंस है कि इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर, अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है जहाँ पर इंग्लिश आ रही है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दी AMU BLLB एग्ज़ाम, जहाँ पर आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स में से भी आप अगर गौर करें तो यहाँ पे 35 मार्क्स का जो वेटेज है वो वोकैब का है, वोकैबलरी का। ठीक है, वोकैब का है। अब वोकैबलरी की अक्सर मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में आपस में, और वो क्या है कि सर सिनोनिम, हमें पहले सिनोनिम पढ़ने होते हैं, फिर हमें एंटोनिम पढ़ने होते हैं, फिर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने होते हैं, फिर हमें स्पेलिंग एरर पढ़नी होती है, फिर हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने होते हैं, फिर हमें फिक्स प्रोपोजिशंस पढ़नी होती है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस को केयरफुली, सिलेबस नहीं बल्कि सिलेबस में तो इंग्लिश लिखा है, लेकिन अगर आप PYQ को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग रटने वाले नहीं हैं, तो आप जान पाएंगे कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस नेम की इडियम फ्रेजेस को अगर हम सेपरेट कर दें तो ऐसा कोई इंग्लिश में कोई रोल नहीं है इन चीज़ों का। सिनोनिम अलग होते हैं, एंटोनिम अलग होते हैं, वन वर्ड अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक का मिसकंसेप्शन है ये, अगर आप गौर करेंगे इन चीज़ों पर। ठीक है। सो आपको ओवरऑल वोकैबलरी पढ़नी होती है, और वोकैब का मतलब ही ये है कि आप उसमें सिनोनिम भी आ जाएंगे, एंटोनिम भी आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ जाएंगे, फिक्स प्रपोजिशंस भी आ जाएगी, स्पेलिंग एरर भी आ जाएगी। अब स्पेलिंग एरर हमें अलग से थोड़ी ना पढ़नी होती है। ठीक है, जो चीज़ें हम कॉमनली पढ़ रहे होते हैं उसी में अगर आप केयरफुली उन चीज़ों को लिख लिख कर बार बार देखेंगे तो आपकी स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली वो सही हो रही होती है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बताने के लिए हम हैं यहाँ पे कि हमें कैसे करना है चीज़ों को। अब अगर जो चीज़ हमने शुरू की थी कि 40 to 45%, 50% इवन जो ऑप्शंस होते हैं वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली बाय सीइंग योर ऑप्शंस। क्वेश्चन को देखिए आप, उसके बाद में आप ऑप्शंस को देखने के बाद एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कैसे, आइए शुरू करते हैं। और बहुत अच्छा वेटेज है आपके वोकैब का इंग्लिश में, अगर आप, इफ़ यू आर पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग फॉर BA LLB एंड फॉर AMU एज वेल एज JMI का भी यही सिलेबस है। 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है जिसमें कि वोकैब आती है, वहाँ पर भी ग्रामर का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। सो ग्रामर को जितना हो सके आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ग्रामर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें आपका। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी जितने भी अभी तक मैंने PYQ कराए हैं यूट्यूब पर, जितने भी हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो भी है। हमारे पढ़ाने का वे आप देखते होंगे, और वो क्या है, अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सिर्फ आंसर चाहिए, लाइक बॉयस्ट्रस की मैं बात कर रहा हूँ, सो बॉयस्ट्रस का मतलब नॉइजी एंड चीयरफुल होता है, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना तो हमने कभी पढ़ा है और ना हमें पढ़ाने का ऐसा शौक है कि सिर्फ क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन को टिक करना है। तो फिर दूसरा क्या है, सर हम ऑप्शंस की भी ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। ऑटोप्सी, यहाँ से एक वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। अब देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं या इंग्लिश से भी हैं तो आपको पोस्टमार्टम का मतलब पता होगा, बट ऑटोप्सी का मे भी बहुत कम लोग जानते हो। ऑटोप्सी का मतलब भी पोस्टमार्टम ही होता है।
यही चीज़ है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। दिस इज कॉल्ड वोकैबलरी। ठीक है, तो हमें अलग से ना तो सिनोनिम पढ़ने होते हैं, ना ही हमें एंटोनिम पढ़ने होते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है एंड वी नो हाउ टू यूज दैट वर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, सो वी कैन easily solve any question, any type of question, whether your examiner is asking synonym, antonym or one word substitution. चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। कैसे हमने जो बात कही कि 50% हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे वो हम देखेंगे यहाँ पर, किस तरह की बात की जा रही है। यहाँ से हम लोग जो है अक्सर देखेंगे, जितना भी अगर हमें टाइम मिलता है तो ऐसे सेशंस लेकर आएंगे ज़रूर, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। और देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है, उस पर समझना है, क्योंकि अक्सर 3 to 4 क्वेश्चंस की ऐसी मिस्टेक होती है जहाँ हमसे पूछा कुछ जाता है और हम बताते कुछ हैं। तो ये अक्सर आप लोगों की, जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, वहाँ पर भी आप ये मिस्टेक करेंगे। उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए यहाँ से आपको पेशेंटली चीज़ों को लर्न करना है। और इसको ये मत समझिए कि यहाँ पर मैं 15 सेकंड की रील बनाकर आपको एंजॉय कराऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिल्कुल फ्री माइंड से सोचना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और वही आपको अभी एग्ज़ाम में, आपका जो एग्ज़ाम है डैट इज़ ऑन 26 अप्रैल, मतलब 3 महीने हैं अगर आपसे मैं देखूँ तो। और 3 मंथ्स अगर आपने अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस कर ली चीज़ों को, तो मुझे लगता है ईजिली यू कैन क्रैक दी BA LLB मेन कैंपस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हाउ टू थिंक ऑन एनी क्वेश्चन आई विल टीच यू। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें पहले ये देखना है कि हमारी डायरेक्शन में क्या बोला है। डायरेक्शन मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अक्सर 50% स्टूडेंट्स की मिस्टेक यहाँ पर होती है कि सिनोनिम पूछा जाता है वो एंटोनिम बताते हैं, एंटोनिम पूछा जाता है वो सिनोनिम बताते हैं। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन में ये बहुत प्यारी चीज़ है, और वो क्या है सर? वो ये है कि जब भी आपसे या तो सिनोनिम पूछा जाए या आपसे एंटोनिम पूछा जाए, जो आपके ऑप्शंस बनाए जाते हैं वहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक सिनोनिम भी होता है और उसका एक एंटोनिम भी होता है। तो अक्सर हम यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं कि, क्योंकि देखिए, अगर आपको बोइस्ट्रस का मीनिंग पता है तो इसमें एक एंटोनिम होगा और एक सिनोनिम होगा। दोनों चीज़ें लगभग ये अप्लाई होती हैं 80% क्वेश्चंस पर। मतलब ये है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर एक एक उसका सही वर्ड दिया होगा जो कि उसका सिनोनिम है, और एक उसका उल्टा वर्ड दिया होगा। और कभी कभी एंटोनिम दो दो तीन तीन भी हो सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचना है, क्योंकि हमें चीज़ें आ रही होती हैं। 1 या 2 नंबर ही है जो हमें सिलेक्शन दिलाता है और हमें सेलेक्टेड लिस्ट से बाहर भी कर देता है। 1 नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हमें केयरफुली, जब भी सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आता है, बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि हम यहाँ पर मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोइस्ट्रस। अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो बॉयस्ट्रस की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, यही चीज़ हमें देखनी है। फिलहाल अभी आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये तो सही है। देखिए, सही नहीं है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, और ये हमारे टाइपिस्ट ने मिस्टेक की है। बॉयस्ट्रस TEROUS होता है। पहली स्पेलिंग एरर यही हो गई। अगर इसको ही हम 4 ऑप्शन बनाते तो यहाँ से ही आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। तो यही चीज़ है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना रीडिंग हैबिट बनानी होती है, ताकि वी कैन एलिमिनेट। तो बॉयस्ट्रस ये गलत है, यहाँ पे जो लिखा है बॉयस्ट्रस इज रॉन्ग। हमसे पूछा है बॉयस्ट्रस का सिनोनिम बताना है। पहली चीज़ हमें बताना क्या है सर? सिनोनिम बताना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ बॉयस्ट्रस। व्हाट डज इट मीन? बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है जनाब? बॉयस्ट्रस का मतलब होता है, बॉयस्ट्रस मीन्स वेरी 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 नॉइजी एनर्जेटिक, वेरी नॉइजी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंड फुल ऑफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है, ये होता है बॉयस्ट्रस का मतलब। ये 2025 का ही है, AMU लॉ का पेपर है ये, मतलब लॉ के क्वेश्चंस हैं ये। और इस क्वेश्चन को पहले AMU ने इसका ऑप्शन सही दिया था, उसके बाद इसको एलिमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे थे जिनका मेन कैंपस होना था, लेकिन वो लोग बाहर हो गए थे सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से। ठीक है, पहले हमें पता लग गया कि बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है। देखिए, बॉयस्ट्रस मीन्स होता है वेरी नॉइजी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है बॉयस्ट्रस का।
कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखवा सकता हूँ। शुरू करें, बताइए। हम्म, बताइए, मैं आप लोगों से पूछ हाँ रहा हूँ। सर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बॉइस्ट्रस का मतलब क्या हुआ सर? वेरी नॉइजी तो आपने बता दिया, बट इसका मतलब क्या है एक्चुअल में हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, द क्लासरूम, किसी भी हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, द क्लासरूम बिकेम, पास्ट में हम पहुंच गए, बिकेम मतलब बना कैसा? बॉइस्ट्रस, TEROUS, बॉइस्ट्रस, आफ्टर, आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम एंडेड। ठीक है, आफ्टर द एग्जाम एंडेड क्या मतलब हुआ इसका? अब समझ में आता है थोड़ा बहुत। सर देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है द क्लासरूम बिकेम बोइस्ट्रस आफ्टर द एग्जाम। जैसे ही किसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं, होता है ना अक्सर कि जब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं बाहर, तो सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं? आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर का, और बहुत शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है। सो बोइस्ट्रस का यही मतलब है, वेरी एनर्जेटिक, वेरी नॉइजी, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जब भी आप BLLB का पेपर देकर आएंगे 26 अप्रैल को, तो उसके बाद दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिनके चेहरे खिले होंगे, ठीक है, दूसरे वो जिनके चेहरे मुरझाए होंगे। ठीक है, और समझ पा रहे होंगे मुरझाए किसके होंगे। तो वही चीज़ है बोइस्ट्रस का मतलब, फुल ऑफ एनर्जी एंड वेरी नॉइसी, और एक्साइटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो द क्लासरूम बिकेम बोइस्ट्रस आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम खत्म होने के बाद ही सारे बच्चे क्या करने लगे सर? पंखे तोड़ने लगे, लाइटें ख़त्म करने लगे। 12th वाले जो बच्चे होते हैं तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं, मतलब पूरा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में है। इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पर अगर इतना जो मैंने मीनिंग बताया है, इसके अकॉर्डिंग तो आप इजीली इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होना है। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है नोइसी, यहाँ पे ऑप्शन में है डी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट वुड बी नोइसी एंड चीयरफुल। हम चीयरफुल एंड नोइसी की बात कर रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो ये वाइल्ड है, व्हाट डज इट मीन? वाइल्ड का मतलब क्या होता है? सर वाइल्ड का मतलब होता है समवन या समथिंग दैट इज अनकंट्रोल्ड, 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 कोई भी चीज़ जो अनकंट्रोल्ड है। हिंदी में इसको जंगली भी कहते हैं और इसको बेकाबू भी कहते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। तो वही चीज़ है जो चीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिसको यू कैन नॉट कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड। और हिंदी वाले लिख लेना, यहाँ पर जंगली लिख लेना और यहाँ पर बेकाबू लिख लेना। अच्छा, टॉलरेंस, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ना कि अक्सर कि मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता आपको। सो वो टॉलरेट एज एन एजेक्टिव, एज ए वर्ब हम यूज़ करते हैं, उसकी ही ये नाउन फॉर्म है टॉलरेंस। व्हाट डज इट मीन? टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस मीन्स अबिलिटी, टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? अबिलिटी टू एंड्योर, अबिलिटी टू एंड्योर और एक्सेप्ट। ठीक है, अबिलिटी टू एंड्योर एंड और एक्सेप्ट आप कह सकते हैं। इट मीन्स सहनशीलता, कितनी सहन करने की शक्ति है आपका। आपका कोई दोस्त है, दोस्त छोड़िए, आपके हम कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं और आपकी मम्मी जो है वो आपको चप्पल से मार रही हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या कर रहे हैं आप? पेन को टॉलरेट कर रहे हैं उस टाइम पर। अब जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को कोई रिप्लाई तो नहीं दे सकते हम लोग। तो सहनशीलता, कितनी सहने की शक्ति है। दो तरह के बच्चे हैं, एक कूटा जा रहा है, चप्पल से मारा जा रहा है, उनको झाड़ू से पीटा जा रहा है, तो दूसरे ये हैं कि वो घर से भाग जाएंगे या कुछ सुना देंगे। दूसरे ये हैं कि उसको टॉलरेट कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हैं पेन को। सो एबिलिटी टू एंड्योर और एक्सेप्ट पेन्स। हिंदी वाले लिख लेना, हिंदी वालों के लिए तो मतलब एक रामबाड़ है ये, एक जो है ना, हिंदी के लिए हम रामबाड़ के लिए एक हमने यूज़ किया था ना, पैनेसिया, पैनेसिया होता है उसका मतलब। तो ये चीज़ हो जाएगी सहनशीलता, मतलब सहने की शक्ति आपकी। एक्साइटेड यहाँ पर होगा नहीं, तो इसको हम लोग एक्साइटेड। और नॉइसी में क्या हुआ सर? एक्साइटेड एक फीलिंग होती है ना, अंदर से। नॉइसी क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा डैट वुड बी डी। डी फोर कुछ भी नहीं है, बट डी फोर द करेक्ट आंसर, नॉइसी एंड चेयरफुल। आगे बढ़ते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हैकनीड। हमसे पूछा क्या है सर? यहाँ पर सिनोनिम की बात की जा रही है। सिनोनिम मतलब इसका हमें करीबी बताना है, इसका भाई बताना है, इसका कज़न बताना है। हैकनीड का यहाँ पर कज़न या भाई क्या हो जाएगा? फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ हैकनीड, व्हाट डज इट मीन? हैकनीड बताने से पहले पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कुछ इसके सिनोनिम्स भी होते हैं। और वो क्या है सर? एक होता है क्लिष्ट, क्लिष्ट पढ़ते हैं इसको। सो ये हो जाएगा क्लिष्ट। इसी के साथ साथ एक होता है ट्राइट। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, कहीं भी ये भी पूछे जा सकते हैं। और एएमयू की मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितने, देखिए, सिमिलैरिटी होती है ऑप्शंस में। ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाया जा रहा,
क्वेश्चन बनाया जा रहा होता है, क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं ऑप्शंस बनाए जा रहे होते हैं। अब यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कैसे कितनी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस हमें रिलेट करना होता है। जैसे यहाँ पर आपने चीयरफुल देखा, ठीक है, हम समझ में आ गया कि चीयरफुल का मतलब क्या होता है, कोई इंसान जॉय में है, खुशी खुशी में है, हैप्पी में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए बी ऑप्शन में भी चीयरफुल दिया है, ठीक है। सो अगर आपने एक जगह पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन को मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, और वो क्या है, इंग्लिश की खास बात यही है कि यहाँ पर आपका काम एलिमिनेशन से ही चलेगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको क्वेश्चन भी आता हो और चारों के चारों वर्ड के मीनिंग भी आते हो। भाई साहब, अगर आप यहाँ पर एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप दूर हो जाएंगे, पहले ही रेस से दूर हैं अगर आप एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश की खास बात ये है कि यहाँ पर एलिमिनेशन से ही काम चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो कम से कम 1000 से 1500 वर्ड्स की अगर हमें नॉलेज है, सो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों के 40 में से कम 35 मार्क्स आ जाएंगे वो कैब में, इंग्लिश में तो आ जाएंगे अगर आपको 100 टू 1500 1000 टू 1500 वर्ड्स की अगर आपको नॉलेज है तो, क्योंकि बार बार रिपीटेशन चल रहा होता है। इससे ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो बनाए जाते हैं बस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में क्या था, हैकनीड, क्लिस्ट एंड ट्राइट, इन तीनों का ही ऑलमोस्ट सेम मतलब होगा। और क्या मतलब है सर इनका, इट मीन्स कोई भी चीज़ जो ओवर यूज्ड है, ओवर यूज्ड, किसी चीज़ को आपने इतनी बार यूज़ कर लिया कि वो घिसी पिटी बन चुकी है, जो चीज़ अपनी क्या खो चुकी है, लैकिंग ओरिजिनैलिटी, लैकिंग ओरिजिनैलिटी, ठीक है, ओरिजिनैलिटी। मतलब क्या हुआ इसका, हिंदी में हम बोलते हैं इसको घिसा पिटा। कोई कोई डायलॉग हो सकता है, कोई गाना हो सकता है जो इतनी बार यूज़ कर लिया गया है कि बस उसकी जो ओरिजिनैलिटी है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं हैकनीड, ट्राइट एंड क्लिस्ट। आ रही है बात समझ में? तो ये हो जाएगा, हिंदी वाले लिख लेना यहाँ पर घिसा पिटा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पर। चॉप्ड, व्हाट डज इट मीन? देखिए जनाब, यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ वर्ब, चॉप। मैं इसको अलग से हाईलाइट करता हूँ, चॉप। यहाँ पर हम लोग इसको अलग से हाईलाइट करते हैं, चॉप। चॉप का क्या मतलब होता है? चॉप मीन्स कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। क्या मतलब हुआ? इट्स अ वर्ब एंड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पीसेस में कट करना। चॉप का मतलब क्या होता है? वर्ब है, चॉप इज़ अ वर्ब। इट मीन्स कट, किसी चीज़ को क्या करना, कट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, स्मॉल पीसेस, PIECS, स्मॉल पीसेस, किसी चीज़ को क्या करना, कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये चॉप का मतलब होता है। और यहाँ पर चॉप्ड हमने बता दिया तो ये हो जाएगा एज एन एडजेक्टिव बना दिया आपने, या इसको पास्ट में पहुंचा दिया, पास्ट फॉर्म। अब क्या चीज़ है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? वी कैन से चॉप्ड, चॉप्ड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ सर इसका? देखिए, वेजिटेबल क्या है, नाउन है। नाउन को जो डिफाइन कर रहा है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये सब्जियां हैं, तो ये सब्जियां कैसी हैं सर? ये सब्जियां हमारी क्या हैं, कटी हुई सब्जियां हैं। तो जब भी आपसे अगर आपको बोलना है तो जो भी सब्जियां होती हैं कटी हुई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, चॉप्ड वेजिटेबल्स। ये कैसी सब्जी है, कटी हुई सब्जी है। सैलेड हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो कि कटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी है, उसको हम कहते हैं चॉप्ड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल का मैंने केस लिया, यहाँ पर फ्रूट्स भी हो सकते हैं, आप फ्रूट भी कह सकते हैं, चॉप्ड फ्रूट्स। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब कटी हुई कोई चीज़, स्मॉल इनटू, किसी भी चीज़ को आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में काट दिया, तो ये मतलब होता है। मैं बताऊंगा एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी और वैसे भी। चीयरफुल हम जानते हैं, चीयरफुल का क्या मतलब हुआ, कोई पर्सन जो जॉय में है। तो ये ऑप्शन अभी देखते हैं क्या मतलब इसका। नेक्स्ट वन इज चौटल, ठीक है। क्या है चौटल? देखिए चौटल हुआ, चाहे हम चौटल की बात करें, चाहे हम बात करें चकल की, CHUCKLE, चकल, ठीक है। एक और होता है गिगल, एक और होता है गिगल, GIGGLE। ये सब के सब शो कर रहे होते हैं हंसी को, ठीक है। ये भी हंसी को शो कर रहा है वर्ड, ये भी हंसी के बारे में बात की जा रही है, और ये भी हंसी के बारे में बात की जा रही है। इन तीनों का ही मतलब क्या है, चौटल, चकल, गिगल, ठीक है। क्या मतलब हुआ, लाफ इन अ, LAUGH, लाफ इन अ क्वाइट, इन अ QUIET, क्वाइट। क्वाइट भी दो वर्ड होते हैं, एक तो ये है क्वाइट, जो ET है इसका मतलब है शांत। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है शांत। एक होता है QUITE, क्वाइट। ये क्वाइट का क्या मतलब है सर? इट क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी,
कोई भी चीज़ जो आपके पास में है ना। आई हैव क्वाइट बुक्स, यानी कि मेरे पास काफ़ी किताबें हैं। काफ़ी, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, काफ़ी, कीफ़ी लिख दिया मैंने शायद, कोई नहीं, इसको इरेज करके हम लोग काफ़ी लिख देते हैं। काफ़ी, क्या हो जाएगा ये, काफ़ी, काफ़ी। और ये हो जाएगा क्वाइट यानी कि शांत। सो लाफ यानी कि हंसना इन अ क्वाइट, क्या बोलेंगे हम, इन अ क्वाइट और प्लीज्ड वे, इन अ क्वाइट और प्लीज्ड वे, प्लीज्ड वे। मतलब आप हंस तो रहे हैं, लेकिन आपकी हंसी कैसी है, थोड़ी सी दबी हुई हंसी। इस कॉल्ड चोटल, चकल, गिगल। ऐसा नहीं है हा 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 हा। समझ पा रहे हैं। एक तो होता है दांत फाड़ के हंसना, बिल्कुल बहुत मतलब, एक है हाँ ठीक है, आप जो है ना वो दबी हुई हंसी हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड चौटल, चकल एंड गिगल भी पढ़ते हैं, लाफ इन अ क्वाइट और प्लीज्ड वे, ताकि दूसरों को तकलीफ भी ना हो, दूसरों के कानों में भी ना चुभे आपकी हंसी। समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ जी, बताइए। ओके। यस सर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज बनाल। व्हाट डज इट मीन? बनाल का क्या मतलब होता है? बनाल का भी सेम ही मतलब है जो कि हैकनीड का मतलब है। हैकनीड का मतलब क्या हमने बताया सर? कोई भी चीज़ जो ओवर यूज्ड है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब अपनी जो उसकी ओरिजिनलपन है ना वो ख़त्म हो चुका है उसका। आपकी जो जीन्स है, जीन्स को आप अगर 6 महीने पहन लेंगे तो जो पहले दिन आपने जीन्स पहनी थी, जो खुशबू आ रही थी उसके कलर में, उसकी शाइनिंग में, वो चीज़ क्या हो जाएगी, बनाल हो जाएगी। अब वो चीज़ ओरिजिनलिटी को ख़त्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसको क्लिच भी कहते हैं, ट्राइट भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स बनाने की सबसे अच्छी यहाँ पे निंजा टेक्निक वो ये हो जाएगी कि अब आप इस टाइप से नोट बनाएंगे। कैसे सर? एक लिखेंगे आप हैकनीड, HACKNEYED, हैकनीड लिखेंगे। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे क्लिस्ट, CLIE, क्लिस्ट। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे ट्राइट, और उसके ही नीचे आप लोग लिखेंगे बनाल। और इसके बाद में यहाँ पर एक एरो बनाएंगे, और इन सब का मतलब क्या लिखेंगे सर? इन सब का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि ओवर यूज्ड है, ओवर यूज्ड, या आप कह सकते हैं लैकिंग ओरिजिनलिटी। और हम इसको हिंदी में और क्या कह सकते हैं, अगर हिंदी में हमें कहना है तो कोई भी चीज़ जो घिसा पिटा है, घिसा पिटा। ठीक है, घिसा पिटा, ये चीज़ है। अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया, अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लिया, सो आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आपकी PYQ सिखा सकती है वो इस दुनिया का ना तो कोई टीचर सिखा सकता है, और ना ही इस दुनिया की कोई किताब सिखा सकती है। ठीक है, क्योंकि जो PYQ है उसमें आपके एग्जामिनर की इंटेंशन आपको पता लगती है कि आपका एग्जामिनर किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे, क्या चाहता है, उसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, वो क्या क्या डिमांड क्या कर रहा है आपसे। और इंग्लिश की ये बहुत प्यारी चीज़ होती है कि इंग्लिश को तो सिर्फ सिर्फ आप जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। अगर इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़े ना तब भी कोई मसला नहीं है, यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप इजीली अच्छे से। क्यों? सिर्फ क्वेश्चन तो एक था हमारे पास, बट कितनी सारी नॉलेज मिली हमें यहाँ से। हैकनीड का मतलब पता लगा, क्लिच का मतलब पता लगा, ट्राइड का मतलब पता लगा, बनाल का मतलब पता लगा। 4 वर्ड्स हैं, चारों का ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, आपस में सिनोनिम होते हैं ये। ओवर यूज्ड, इतने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, घिसा पिटा, खत्म। 4 वर्ड यहाँ से मिले, चोटल, चकल, गिगल। ठीक है, 3 वर्ड, ये 7 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ पे हमारे। और इनका मतलब होता है लाफ इन अ क्वाइट और प्लीजेंट वे, मतलब थोड़ी सी दबी हुई हंसी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो 4 ये हुए, 3 ये, 7 वर्ड्स हो चुके हैं। चीयरफुल हम जानते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। चॉप का मतलब, चॉप इज़ अ वर्ब एंड इट मीन्स कट इनटू स्मॉल पीसेस। सो यहाँ से ओवरऑल अगर आप गौर करें तो कितने सारे वर्ड्स मिले हमें, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 वर्ड्स सिर्फ एक क्वेश्चन से हमें मिले हैं, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। सो बस यही चीज़ थी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि आप सुन रहे होंगे इसको और ट्राई कर रहे होंगे सॉल्व करने की। ठीक है, जो बच्चे एज इट इज़ जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चल रहे होंगे। दूसरे होंगे थोड़े से समझदार बच्चे, जिनके दिमाग में गोबर नहीं है भरा हुआ, जो थोड़ा सा खुला हुआ दिमाग है जिनका। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ से लर्न करने की कोशिश करेंगे कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब वो जितने भी उनके क्वेश्चंस आएंगे इन फ्यूचर में, कहीं भी कोचिंग कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, वो इस तरह से इस पर रिसर्च करेंगे क्वेश्चंस पर। यहाँ से जान पाएंगे कि भाई किसी क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, अगर हमारे एग्जाम में आया है तो उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ठीक है, और ये चीज़ बाई प्रैक्टिस आ जाएगी आपको इजीली। तो इसलिए इतना थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चंस पर, ऑटोमेटिकली आपका जो फियर है इंग्लिश को लेकर, वोकैब को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में हमसे क्या पूछा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। पहली बार पिछले
23 साल में, 23 ईयर्स में अगर मैं बात करूँ तो एमयू ने इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था 2025 में। और बहुत प्यारी चीज़ है, यहाँ से अगर आप गौर करें तो है तो सिंपल, लेकिन आपसे पूछा क्या था, थोड़ा सा घुमा दिया था बच्चों को। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम। हमसे पूछ रहा है विच इज नॉट अ सिनोनिम। अगर ये कह रहा है कोई इंसान कि कौन सा सिनोनिम नहीं है, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। फिर अगर हमसे ये बोल रहा है कि सिनोनिम कौन सा नहीं है ये बता दो, तो इसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली। हम्म, एंटोनियो। एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है इतने बड़े क्वेश्चन की, हमें पहले यही लिखना था। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझना है, शायद ये गलती आपने लास्ट ईयर ज़रूर की होगी। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि कॉन्वलेसेंस आपने देखा यहाँ पर टिक कर दिया, क्योंकि इसके सारे, इसके सिनोनिम भी है और इसके एंटोनिम भी है। आपको लगेगा अच्छा कॉन्वलेसेंस, ओके ओके, रिकूप मार देता हूँ मैं, रैली कर देता हूँ, रिवाइवल कर देता हूँ, रिग्रेशन कर देता हूँ। बट नहीं, थोड़ा सा हमें काम माइंड से सोचना है, ठीक है। ब्रीथ लेनी है एक, और उसके बाद हमें सोचना है इस पर कि क्या है। विच इज़ नॉट अ सिनोनिम, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है सर यहाँ पर एंटोनिम की बात की जा रही है, एंटोनिम, ठीक है। विच इज़ नॉट अ सिनोनिम डेट मीन्स ही इज आस्किंग अ एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम किसका, कॉन्वेलेसेंस का। पहली चीज़ कॉन्वेलेसेंस का ही मतलब हमें नहीं पता क्या होता है। सो इट्स अ नाउन, इट मीन्स रिकवरी आफ्टर इलनेस। रिकवरी आफ्टर इलनेस, इसका मतलब होता है रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी आफ्टर इलनेस, इलनेस, ठीक है। सो आपकी जो बीमारी है, बीमारी के बाद जो रिकवरी होती है आपकी, आप चारपाई पर पड़े हैं, एक तो ये है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल के बाद में आप घर पे आ जाते हैं, आराम से आपके घर वाले टेक केयर कर रहे होते हैं। तो वो जो पीरियड है ना, उसको हम ना कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं। पता लगा आप कहीं गए थे, पहाड़ों में घूमने के लिए गए थे, आपकी जो गाड़ी है वो ऊपर से पहाड़ से नीचे को गिर गई। अब क्या हुआ सर, टांग भी टूट गई, हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया। उसके बाद आप हॉस्पिटल में रहेंगे 3 से 4 महीने। हॉस्पिटल में रहने के बाद जो आपकी रिकवरी हो रही होती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड कॉन्वलेसेंस। रिकवरी आफ्टर इलनेस इज कॉल्ड कॉन्वलेसेंस। समझ पा रहे हैं। यहाँ से और मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत सारे पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो वहाँ से कॉन्वलेसेंट पूछा है। ये कॉन्वलेसेंस नाउन है। यहाँ से स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आप यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्पेलिंग काफ़ी डिफिकल्ट है। इसका एज एन एडजेक्टिव बनाना है, सो इट वुड बी कॉन्वेलेसेंट, CONVALESCENT, कॉन्वेलेसेंट हो जाएगा एज एन एडजेक्टिव। ये आप बोलेंगे इसको एज एन एडजेक्टिव। ये नाउन है, वर्ड्स वही हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ से। ये नाउन है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब सेम होता है, बस उसका जो फॉर्म है वो चेंज होती है। एक जगह हम उसको एज ए नाउन यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी जगह हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रिकवरी, रिकवरी आफ्टर इलनेस इसका मतलब हो जाएगा। अगर आपसे कॉन्वेलेसेंट पूछता है तो ये भी रिकवरी आफ्टर इलनेस ही शो करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है। सो पहली चीज़ तो ये हुई, इसका मतलब हमें समझ में आता है, कॉन्वेलेसेंस मतलब रिकवरी आफ्टर इलनेस। रिकूप, व्हाट डज इट मीन। रिकूप का मतलब क्या होता है। रिकूप मीन्स होता है रिकवर। यहाँ पर भी इसका मतलब है रिकवर करना, रिकवर लॉस और एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपने इन्वेस्ट किया अपना 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका घाटा हो गया, तो वो जो रिकवरी हो रही है आपकी मनी की भरपाई करना, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भरपाई करना, इट इज़ कॉल्ड रिकूप। रैली का क्या मतलब होता है, रैली, रैली मीन्स होता है रिटर्न। यहाँ पर भी रिकवरी की हम बात कर रहे होते हैं, रिकवरी। अब यहाँ रिकवरी किस चीज़ की है, स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ। रिवाइवल क्या होता है, अगर कुछ लोगों ने पबजी खेला होगा, ठीक है, लॉकडाउन में अगर आप लोगों ने पबजी खेला हो तो आप लोग जानते हैं वहाँ पर कहा गया था रिवाइव करो, रिवाइव करो, है ना। गिव मी अ रिवाइव, इस टाइप से ही कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, बट रिवाइव। सो रिवाइव जो वर्ब होती है, रिवाइव से ही मिलकर रिवाइवल बना है। अब ये रिवाइवल मैं आगे भी दिखाऊंगा, देखिए कहाँ पूछा है, सेम पेपर में ही है। यहाँ पर देखिए रिवाइवलिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर है, ये सेम ही पेपर का। यहाँ पर रिवाइव है, मतलब यहाँ पर रिवाइवल है, तो जो इसका यहाँ पे मीनिंग होगा वही इसका सेम मीनिंग यहाँ पे होगा। ऐसे ही तो हमारा क्या हो रहा होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा होता है। सेम एज इट इज़ करते हैं हम लोग, कोई अलग से थोड़ी आ रही हैं चीज़ें, यहीं से आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या है सर, रिवाइवल का मतलब होता है रिटर्न टू लाइफ, रिटर्न, रिटर्न टू लाइफ, रिटर्न टू लाइफ और एक्टिविटी, एक्टिविटी,
ठीक है, आपका फ़ोन था, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, आपने उसको चार्ज कर दिया तो वो रिवाइव कर दिया आपने उस फ़ोन को, मतलब दोबारा से वो काम करने लगेगा। सबसे अच्छी हमारे पास जो एग्जांपल है वो फ़ोन का हो सकता है कि आपके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, आपने उसको डिस्चार्ज हो गया था, मतलब आपने चार्ज किया तो वो फ़ोन आपका रिवाइव हो चुका है अब। रिवाइव से ही मिलकर रिवाइवल बना है, रिवाइवल से ही मिलकर यहाँ पर रिवाइवलिज्म बनेगी, रिवाइवलिज्म। ठीक है, पहले आप लोग कुछ कस्टम या कुछ फॉलो करते होंगे ट्रेडिशंस को, लेकिन बीच में बंद हुआ, लेकिन दोबारा से जैसे अब वाली जनरेशन हम लोग वाली देखेंगे आप जैन जी, तो थोड़ा रिलीजन की तरफ रूबरू हो रही है, हम लोग इंक्लाइन हो रहे हैं रिलीजन की तरफ है। वो चीज़ रिवाइवलिज्म में जा रही है। रिवाइवल मतलब रिटर्न टू लाइफ एक्टिविटी, कोई भी चीज़ होती है जो दोबारा से आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिवाइवल होना। आ रही है बात समझ में? जैसे हुआ क्या था 2014 के बाद में ये हुआ था कि इंटरनेट का हमें ओवरडोज मिली। ठीक है, हम लोग जो रील्स हैं उनको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया हमने। लेकिन अब वाली जनरेशन में, अब 26 में आप लोग देखें तो बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपने फ़ोन से। ठीक है, सोशल मीडिया को बहुत दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत परेशान कर रहा है, मतलब हमेशा आप जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन में रहते हैं, आपका कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिवाइवलिज्म हो रहा है हमारा, यानी कि जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसे हम दोबारा उन चीज़ों पर जा रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड रिवाइवल होना। अब यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। रिवाइव, रिवाइव भी सेम ही हो जाएगा, रिवाइवल से ही मिलकर बना है रिवाइव, रिवाइवलिज्म भी सेम हो जाएगा। तो इसको हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड आपने पढ़ा है, उसका अगर आप मीनिंग जानते हैं, उसका अगर आप कॉन्टेक्ट जानते हैं, डैट इज़ इनफ फॉर यू। अब आप गौर कीजिए, हमसे क्या पूछा था सर? हमसे पूछा था, एंटोनिम पूछा था किस चीज़ का? कॉन्वेलेसेंस का। यहाँ बात हो रही थी रिकवरी आफ्टर इलनेस, यहाँ पर भी रिकवरी की बात हो रही है, यहाँ पर भी रिकवरी की बात हो रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिटर्न की बात ही हो रही है। लेकिन अगर हम रिग्रेशन की बात करें, रिग्रेशन का क्या मतलब होता है सर? रिग्रेशन प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन मीन्स, प्रोग्रेशन का मतलब होता है, हम्म, हाँ जी जनाब, प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब प्रोग्रेशन जैसे हो सकता है। अभी आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? 3 मार्क्स आते हैं, 4 आते हैं, 20 में से 5 आते हैं, 6 आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग अपनी मिस्टेक्स को क्या करेंगे, वहाँ से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे, तो आप फिर प्रोग्रेशन पे जाएंगे। फिर आप जो है ना, मूवमेंट कैसी होगी आपकी? फॉरवर्ड, मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि आगे को आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये होता है मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि रिकवरी की कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन हमसे पूछा था एंटोनिम, उल्टा पूछा था। अगर यहाँ प्रोग्रेशन देता तो ये सिनोनिम हो जाता, लेकिन हमें क्या आंसर आ जाएगा? अब हम बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए सर? इट शुड बी डी ऑप्शन। यहाँ हम उल्टे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा? मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है? मूवमेंट है आपकी बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड। यहाँ मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि आपके पहले 4 नंबर आते थे, अब आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं 15 नंबर। तो आपकी प्रोग्रेशन हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, आपके जो मार्क्स है उसमें प्रोग्रेस हुई है। लेकिन पहले आते थे आपके 15, अब होता क्या है कि अब आप शादियों में लग गए, भाई बहन की शादियों में लग गए, है ना, घर की फैमिलीज की प्रॉब्लम में लग गए। अब आपके 15 नंबर से कितने मॉक टेस्ट में आने लगे? 6 नंबर आने लगे। तो आप रिग्रेशन वाली में जा रहे हैं, निगेटिविटी हो रही है। आ रही है बात समझ में या नहीं? पहले देश उन्नति कर रहा था, अब गिन्नति नहीं, गिन्नति नहीं, क्या वर्ड होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हिंदी का। ये चीज़ हो जाएगी। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी डी ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला सर? सबका इसका भी मतलब पता लगा हमें। इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड मिला है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का उल्टा होता है रिग्रेस। यहाँ से एक वर्ब भी बन जाएगी, ये नाउन हो जाएगा रिग्रेशन। अगर मैं रिग्रेस बोलूँ तो ये हो जाएगी वर्ब। इट्स अ वर्ब, वर्ब से ही मिलकर रिग्रेशन बन। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? एंटोनिम की बात कर रहा है, उल्टा बताना है किस चीज़ का? हेडोनिज्म। फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ हेडोनिज्म। व्हाट डज इट मीन? हेडोनिज्म एक फ़िलॉसफ़ी होती है, और कैसी फ़िलॉसफ़ी है कि भाई साहब देखिए, दुनिया में आए हैं, एक ज़िंदगी मिली है, जितने एंजॉय करना है कर लो। डैट मीन्स कि हम कहते हैं कि प्लेजर इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। ये एक फ़िलॉसफ़ी है, प्लेजर, यानी कि जो सुखवाद है, सुख जो है, प्लेजर इज़ एवरीथिंग, सब कुछ जो है ज़िंदगी में वो प्लेजर ही है। प्लेजर इज एवरीथिंग इन लाइफ, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी में है सब कुछ है वो प्लेजर है। ठीक है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, प्लेजर इज एवरीथिंग। ओके, तो ये हमें समझ में आता है। और इसको एक जो पर्सन है, हेडोनिस्ट बोलते हैं उसको। यहाँ से आपके एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, हेडोनिस्ट। मैं आपको बताऊँ, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट यहाँ से पूछा था हेडोनिस्ट कौन होता है। हेडोनिस्ट ये हो जाएगा हेडोनिस्ट। तो ये तो एक फिलॉसफी है। हेडोनिस्ट कौन होगा? वो इंसान होगा। ठीक है,
वो पर्सन होगा, एज एन एजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं हम, या एज एन एजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब ये कौन हो जाएगा, ये वो पर्सन को शो करेगा। प्लेजर, जो इंसान प्लेजर सीकर है या प्लेजर सीकिंग है, यानी कि एक इंसान है जो, जिसकी एक फिलॉसफी है कि भाई साहब जो ज़िंदगी में है सुख ही सब कुछ है, प्लेजर इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। आ रही है बात समझ में। और वो जो पर्सन है वो हो जाएगा हेडोनिस्ट। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हेडोनिस्ट पीवाईक्यू में, आप देखना वहाँ से। हमें इसका एंटोनिम बताना है। सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म होता है मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि जो सारा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। एसेटिज्म, एसेटिक होता है, एसेटिसिज्म बना है यहाँ से ही। पहले आते हैं हम लोग रिवाइवलिज्म। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा रिवाइवल, क्या बात थी, रिटर्न टू लाइफ और एक्टिविटी। सर यहाँ पर रिवाइवलिज्म क्या हो जाएगा, वही है सेम, मतलब जो यहाँ पे है पीछे, सेम क्वेश्चन का है ये, सेम पेपर का। यहाँ रिवाइवल है, यहाँ पर रिवाइवलिज्म है। यहाँ ये कहीं ना कहीं एक मतलब उसी चीज़ को शो करेगा, रिटर्न टू लाइफ या फिर एक्टिविटी। बट यहाँ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मीनिंग और हम देख सकते हैं, बात तो वही की जा रही है कहीं किसी ना किसी चीज़ की, पुनर्जीवित की, या अ, हिंदी में इसका पुनर् ऐसे ही कुछ करके होता है, उसी चीज़ की बात की जा रही है। बट यहाँ हम कह सकते हैं रिवाइव कर रहे हैं आप किस चीज़ को, रिवाइविंग ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड BELIEFS, ओल्ड बिलीव्स और ट्रेडिशंस। ठीक है, रिवाइवलिज्म की ही बात कर रहे हैं। एसेटिसिज्म, एसेटिसिज्म से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड होता है एसेटिक, ये भी आपके एग्जाम में आया था, आप देखना 2021 में होगा आई थिंक। एसेटिक, सर ये एसेटिक क्या है, एसेटिक इज अ पर्सन। एसेटिक कौन होता है भाई, आप जानते हैं एसेटिक का मतलब क्या होता है, बताइए। हम्म, यस सर, इंसान दुनियाई मोह माया को छोड़ करके सन्यासी बन जाता है, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एसेटिक नाउन भी होता, एसेटिक नाउन भी होता है, एसेटिक वर्ब भी होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, मैं आपको बताऊं तो। सारी चीज़ें यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ 90 to 95% वर्ड्स जो हैं वो आपके PYQ से ही रिपीट, कम से कम उनसे देखो तो सही कि सब कुछ PYQ में है। यहाँ तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, देखिए दो वर्ड तो यही मिल गए, यहाँ से रिवाइवल है, रिवाइवल से ही अगर आपको ये पता होता तो आपको रिवाइवलिज्म भी पता हो जाएगा, है ना। एसेटिक अगर आपने PYQ पढ़ा हो तो वहाँ से एसेटिसिज्म भी मिल जाएगा आपको। सोशल, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसी सेम पेपर में सोशलिज्म आया था कई बार, और उसी से अगर आपने वहाँ से किया होता तो यहाँ से आप इसको कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट 90 to 95% जो वर्ड्स होंगे ना वो रिपीटेड होंगे, इसलिए हम कहते हैं PYQ PYQ, क्योंकि रिपीटेशन चल रहा होता है चीज़ों का। 5% वर्ड होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, जो आपने देखे नहीं होंगे, बाकी तो सब कुछ PYQ में होता है आपके। अब उसको छोड़कर आप दुनिया की किताबें पढ़ रहे होते हैं कि नहीं हमें SP बख्शी पढ़नी है, हमें प्लिंथु पैरामाउंट पढ़नी है, हमें ब्लैक बुक पढ़नी है, वाइट बुक पढ़नी है, रेड बुक पढ़नी है, पता नहीं कौन काली पीली नीली किताबें पढ़ेंगी। भाई साहब PYQ कर लो पहले, उसके बाद जो करना है वो करो, आपका जो मन हो। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, PYQ करने के अलावा ही आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो एसेटिक कौन हुआ, सर एसेटिक इज अ पर्सन जो कि हम कह सकते हैं सेल्फ डिनायल की बात कर रहा है, ये सेल्फ डिनायल मतलब, ये हम हिंदी में अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ डिनायल एसेटिक का मतलब हिंदी में हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको, कोई इंसान जो तपस्या में है ना, कोई इंसान जो तपस्या कर रहा है। सेल्फ डिनायल मतलब तपस्या है, दुनिया की मोह माया को छोड़कर ये जो है ना वो जा चुके हैं, तो उसको हम लोग एसेटिक बोलते हैं। एसेटिसिज्म ये एज ए नाउन हो जाएगा, इट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडेंस। इसको मैं ना नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही आपका आंसर है, यहाँ पर जो है आंसर है वो B ऑप्शन है। यहाँ हम हेडोनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़, ठीक है, आपका मन कर रहा है शराब पीने का, आपने शराब पी ली, आपका मन कर रहा है जुआ खेलने का, आपने जुआ खेल लिया, आपका मन कर रहा है जो भी है, मतलब आपका मन कर रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आपने बर्गर खाना है, बर्गर खा लिया, विदाउट थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ। तो ये है कि प्लेजर इज़ एवरीथिंग इन लाइफ, कि भाई साहब ज़िंदगी मिली है, जितने चिकन रोल खाने हैं चिकन खाओ, जितनी बिरयानी खानी है बिरयानी खाओ, जितना मन करना है सब कुछ करो, ठीक है। उसका ही जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा एसेटिक या फिर एसेटिसिज्म, जहाँ आप क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, एंड यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं आप क्या चीज़ों को, अवॉइडेंस ऑफ प्लेजर। यहाँ मैं नीचे आता हूँ, भाई तभी तो है
आपने देखा हो तो जो एसेटिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ों में जाकर तपस्या करने लगते हैं, जितना भी दुनिया की मोहमाया से दूर होकर, है ना, कि भाई ये प्लेजर वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में है। तो ये हो जाएगा एसेटिसिज्म। व्हाट डज इट मीन एसेटिसिज्म? इट मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। एंड खास बात इसकी ये है अवॉइडेंस, DANCE, अवॉइडेंस ऑफ प्लेजर। ठीक है, जो सुख है, सुख का क्या कर रहे हैं आप, अवॉइड कर रहे हैं, सुखवाद को आप अवॉइड कर रहे हैं, प्लेजर को, वही एसेटिक होता है, यानी कि तपस्वी वाली ज़िंदगी या फिर तपस्या कर रहे हैं आप। और वो जो पर्सन है जो इस चीज़ को कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एसेटिक। तो बात एक ही है, ये भी आपके PYQ का ही। इंटॉक्सिकेशन क्या हो जाएगा, यानी कि अ पर्सन हु इज ड्रंक, हु इज ड्रंक और मेंटली अफेक्टेड, मेंटली अफेक्टेड। अच्छा, इसका ही उल्टा कौन हो जाएगा, उल्टा, उल्टा जो है यानी कि एंटोनिम, ये हो जाएगा सोबर। सोबर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट ड्रंक, जो इंसान पिया हुआ नहीं है, नॉट ड्रंक, नॉट ड्रंक, ये मतलब है इसका। कैसे, आइए शुरू करते हैं। हमसे पूछा था, उल्टा बताना है हमें हेडोनिज्म का। यहाँ हम प्लेजर इज एवरीथिंग इन लाइफ, सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये नहीं हो सकता। रिवाइवलिज्म, हम रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन, ड्रंक की बात कर रहे हैं, जो इंसान पिया हुआ है या मेंटली अफेक्टेड है। तो सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए, डैट शुड बी बी ऑप्शन, एसेटिसिज्म। व्हाट डज इट मीन, यानी कि जो इंसान क्या करता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है और अवॉइड करता है प्लेजर को। यहाँ प्लेजर को अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ प्लेजर को कह रहे हैं कि भाई साहब सब कुछ प्लेजर ही है ज़िंदगी में, प्लेजर इज एवरीथिंग। यहाँ अवॉइड, अवॉइडेंस ऑफ प्लेजर। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ये कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको रिवाइव का मतलब पता था तो। क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम किस चीज़ का, टॉर्चरस का। एक तो टॉर्चरस है, इसके ही जैसा एक और वर्ड भी होता है, एंड दैट इज टॉर्चरस, TOR, एंड ये हो जाएगा TUROUS। डिफरेंस देख पा रहे हैं, डिफरेंस ये है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। यहाँ TUOUS है, यहाँ पर TUROUS है। ये टॉर्चरस है, ये टॉर्चरस है, ये टॉर्चरस है। सर ये टॉर्चरस मिलकर बना है टॉर्चर से, TURE, टॉर्चर। सर टॉर्चर का मतलब होता है कोई पर्सन जो पेन सफरिंग है। ठीक है, पेन सफरिंग की हम बात कर रहे होते हैं कि किसी को टॉर्चर मत करो। ठीक है, ये पेन सफरिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो टॉर्चरस है, ये हम बात करते हैं किस चीज़ की, यहाँ हम कर्व की बात कर रहे होते हैं, ट्विस्टेड की बात कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो किसी, क्या है, फुल ऑफ, समथिंग दैट इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट, समथिंग दैट इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड टर्न्स, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, समथिंग दैट इज ट्विस्ट एंड टर्न्स। अच्छा, यहाँ से शायद समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका एक एग्जाम्पल कराऊं या नहीं आप लोगों को। हम्म यस सर। देखिए, हम बोल सकते हैं वी फॉलो, वी कैन से वी फॉलो अ टॉर्चरस, TORTUOUS, टॉर्चरस माउंटेन, टॉर्चरस माउंटेन पाथ। ठीक है, यानी कि हम कैसे रास्ते पर गए, कैसे रास्ते पर गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से बना था या फिर टर्न्स थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा घुमावदार। देखिए टॉर्चरस वो चीज़ होती है, ये इसको हम कहेंगे ये दिस इज कॉल्ड टॉर्चरस, जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स हों। सो दिस इज कॉल्ड टॉर्चरस, इट वुड बी टॉर्चरस। मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं टॉर्चरस, जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स हों, TUOUS, ये होती है टॉर्चरस। समझ पा रहे हैं, जिसमें क्या है सर, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं या बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं जिस चीज़ के अंदर। अब हमें इसका उल्टा बताना है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर्व्स की, दूसरी तरफ आप किसी चीज़ की स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधेपन की। सर ये तो इसका क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है, ये तो सर इसका एंटोनिम हो जाएगा ना। हाँ, यस सर। है ना, स्ट्रेट क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट क्या हो जाएगा सर, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फुलसम, नेक्स्ट वर्ड इज नॉइसी, एंड यहाँ पर है हिपोक्रिटिकल।
आंसर थोड़ा सा समझ में आ गया? सिर्फ एक इसका मीनिंग जानकर वर्ड का क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? हम्म? सर ए। ऑप्शन ए। पक्का आप बिल्कुल। लोग बिल्कुल कंफर्म है कि इसका आंसर ए ही होना चाहिए? यस सर। क्यों भाई ए क्यों होना सर चाहिए? वाई? क्योंकि सर हम क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं वो एक टॉर्चरस वे की बात कर रहे हैं जो घुमावदार है या लचीला कह सकते हैं हम। और हम्म। ऑप्शन ए जो है उसका मतलब है स्ट्रेट, मतलब सीधा। हम्म। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की, और वो क्या है? सर अभी तो हमें फुल सम का मतलब ही नहीं पता है ना? हिपोक्रिटिकल हम जान सकते हैं, लेकिन नोइसी तो हमें पता है। अब नोइसी देखिए कैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, फिर देखिए। नोइसी आपके ही यहाँ पर है ये पहला पहला जो क्वेश्चन है आपका 2025 का, वो नोइसी ही है। तो यहाँ से एज इट इज़ अगर आप गौर करें तो देखिए ये था, ऑप्शन में ही दिया था, ये है। तो इसको हम वैसे, नोइसी क्या होता है? कोई इंसान जो शोरगुल है, हिंदी में बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा। सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस ही कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आ रहे होते हैं, वही चीज़ें हैं। हमें इसका मतलब पता लग गया, इसके मतलब के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आंसर बता देंगे। टॉर्चरस कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कर्व्स हैं, पाथ्स हैं, घुमावदार है, और स्ट्रेट हो जाएगी कोई चीज़ सीधी, इसका मतलब ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। जो चीज़ बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन हमें इस पर रुकना नहीं है, हमें थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? फुल सम। यहाँ पे मैं कराता हूँ कैसे फुल सम। सर व्हाट डज इट मीन? आपको मैंने कराया है, याद नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। फुल सम के साथ साथ मैंने आप लोगों को कराया था ऑब्सेक्यूएस। ऑब्सेक्यूआईओयूएस, शायद आप जान गए होंगे, शायद अब आपको इसका मतलब पता लग गया होगा। ऑब्सेक्यूएस मैंने करा दिया तो इसका ही सिनोनिम होता है। अगर ये भी नहीं पता तो हम कह सकते हैं फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग तो वैसे इसी का मीनिंग हो जाएगा, कोई नहीं, इसको ही लिखते हैं दोनों को। क्या हो जाएगा सर? अ पर्सन जो कि चापलूस है, चापलूस। ठीक है ना? इनसिंसियर क्या कर रहा है ये? इसको हम कहेंगे एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव। एंड इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, झूठी तारीफ हम कह सकते हैं। इनसिंसियर, इनसिंसियर प्रेज। ठीक है? क्या कर रहे हैं आप? चापलूसी भरा या फिर बनावटी भरी प्रशंसा कर रहे हैं किसी पर्सन की, उसको हम कहते हैं फुलसम। और इसका ही एक सिनोनिम होता है ऑब्सिक्यूअस। तो ये दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इसका ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। नॉइजी जानते हैं, शोरगुल की बात कर रहे हैं, तो ये छोड़िए। हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रिटिकल से हमें याद आता है हिपोक्रेट, ये भी आपके एग्जाम में आया है कई बार। हिपोक्रेट कौन होता है भाई? हिपोक्रेट यहाँ से हम लिखते हैं, हिपोक्रिटिकल तो एक अवस्था की बात कर रहे हैं, किसी सिचुएशन की। हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो हिपोक्रेट होता है। हिपोक्रेट, CRITE। हु इज हिपोक्रेट? सर जो पर्सन ढोंगी है, जो इंसान प्रिटेंडर है, जो इंसान प्रिटेंडर है। जिनको प्रिटेंडर का मतलब नहीं पता, प्रिटेंड होती है वर्ब, प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, लिख लेना यहाँ पर। तो ये प्रिटेंडर हो जाएगा, यानी कि ढोंगी। जो इंसान पाखंडी है, ढोंगी है, दोगला है। ठीक है, जो इंसान क्या करता है? प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स बट डजंट फॉलो देम। यानी कि जो पर्सन क्या करता है? मोरल स्टैंडर्ड्स की बातें तो करता है, एक तरफ आप बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, दूसरी तरफ आप कार में जा रहे थे और केले के चिकले ही आपने हाईवे पर फेंक दिए, तो वो हो जाएगा हिपोक्रेट। ठीक है, मतलब सेस वन थिंग एंड डस अनदर इज कॉल्ड हिपोक्रेट। ढोंगी, पाखंडी, ये चीज़ हम बोलते हैं हिपोक्रेट के लिए। मैं यहाँ पर इसकी और सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। हिपोक्रेट कौन होता है? सेस वन थिंग, कहता कुछ है, ये हो जाएगा सेस वन थिंग। हिपोक्रेट कौन होता है सर? हिपोक्रिटिकल हम बोल सकते हैं, लेकिन इसी से मिलकर हो जाएगा हिपोक्रेट। यानी कि सेस वन थिंग, वन थिंग कहता कुछ है और करता कुछ है, एंड डस अनदर, डस अनदर। तो जो इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है, उसको बोलते हैं हिपोक्रेट। एंड हिपोक्रिटिकल भी वही चीज़ हो जाएगी, यानी कि प्रिटेंस टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स बट डजंट फॉलो देम इज कॉल्ड हिपोक्रिटिकल। कहता कुछ है, करता कुछ है, इज कॉल्ड हिपोक्रेट। ये भी आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन।